चलो, अब आज हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर के बारे में। तो आपका फिजिक्स का एक तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स के बाद जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है वेक्टर। सबसे पहले हम लोग अब इसके बारे में जानेंगे। वेक्टर, अब देखो, हमारे नेचर में, हमारे रियल लाइफ में ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताओ, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमको हमारे रियल लाइफ में दिखती हैं, मिलती हैं, बातचीत में उसका इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग। बताओ, जैसे एक एक करके बताओ। डिस्टेंस, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट, हाँ, फोर्स, एक सेकंड में थोड़ा सा रुक जाना थोड़ा। हमने अपने आप को फिल नहीं किया। हाँ हाँ, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, और बताइए। लेंथ, मास, हाँ, लेंथ, मास, और बताइए। एक्सीलरेशन, हाँ वेलोसिटी, हाँ टाइम, हाँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर, गुड, लुमिनस इंटेंसिटी, बहुत सही, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल। करंट, ठीक। तो इस तरह से हमारे नेचर में ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमें अवेलेबल हैं उनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती हैं, स्केलर टाइप की होती हैं, और कुछ क्वांटिटी वेक्टर टाइप की होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो अब हमें सबसे पहले बात करनी है अपने, पहली हेडिंग हमें वेक्टर में देखनी है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों के दोनों फिजिकल क्वांटिटी के ही पार्ट्स हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटी ही ये दो तरह की क्वांटिटी में हमें मिलती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो हमारे नेचर में, हमारे इर्द गिर्द मिलती हैं। उनमें से कुछ क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं और कुछ स्केलर होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो along with यूनिट। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो और साथ में उसकी यूनिट हो, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। मतलब ऐसा कोई भी क्वांटिटी नहीं होगी स्केलर कि बस केवल बता दो कि हाँ ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि 12, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? बताइए। सर इसमें तो यूनिट नहीं है, तो यूनिट इसके नहीं है। तो वही बात, तो बहुत से लोग कहेंगे भाई जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होता है। नहीं, मैग्नीट्यूड अलोंग विथ यूनिट जरूर होना चाहिए। मतलब यूनिट ये डिफाइन करता है, ये इंश्योर करता है कि वो क्वांटिटी क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है अलोंग विथ यूनिट, वो आपकी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। ये 12 जो है, ये 12 केवल एक नंबर है, न ये स्केलर है न ही वेक्टर। लेकिन अगर हम 12 सेकेंड कर दें तो ये एक आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और इस ये एक समय हो गया, एक टाइम हो गया, और टाइम हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज स्केलर या वेक्टर नहीं होगी। स्केलर या वेक्टर कौन सी होंगी? केवल और केवल हमारे रियल लाइफ की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हीं में से कुछ आपकी स्केलर क्वांटिटी होंगी और कुछ आपकी वेक्टर क्वांटिटी होंगी। और अच्छी बात इसमें क्या है कि ये आपका क्या फॉलो करता है? नॉर्मल एडिशन
रूल ऑफ अलजेब्रा या अर्थमेटिक, ये आपका जनरल एडिशन रूल जो है उसको फॉलो करता है अलजेब्रा का। जैसे मान लो आपने बोला 2 + 4 = 6 ही हमेशा होगा अलजेब्रा, आपके अलजेब्रा या अर्थमेटिक में, तो ये हमेशा इस रूल को फॉलो करेगा। ये नॉर्मल एडिशन रूल इनका होता है, कोई इनके पास स्पेशल एडिशन रूल को ये फॉलो नहीं करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई? जिसके पास मैग्नीट्यूड है अलोंग विथ यूनिट एंड फॉलोज द नॉर्मल एडिशन रूल ऑफ अलजेब्रा या फिर अर्थमेटिक, वो क्वांटिटी आपकी क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, अब एग्जांपल्स में आप बात करिए, एग्जांपल इसके क्या क्या हैं? एग्जांपल बताओ। मास, ये स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लो कि आप ये मोबाइल है, इसको अगर हम ऐसे रख के एक वेइंग स्केल पर ऐसे रखें और इसका हम मास पता करें, तो इसका मास वही होगा जितना हम इसको ऐसे रख के पता करें, या जितना हम इसको ऐसे रख के पता करें, या फिर ऐसे रख के पता करें। क्या इस मास का हम ओरिएंटेशन चेंज कर दे रहे हैं? तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है क्या? नो। नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका हमें ओरिएंटेशन या डायरेक्शन के चेंज करने पर उनकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए, उनके इफेक्ट में कोई चेंज ना आए, वो आपकी स्केलर है। तो मास हो गया, आप बताओ और क्या होगा? डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, और बताइए आगे बताते जाओ। इसमें इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, बहुत से लोग बच्चे शुरुआत में इस पे कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई देखो एक वायर है, वायर में करंट जा रही है ऐसे, मान लो 5 एम्पियर की, तो भाई इसकी डायरेक्शन है इसमें। बेटा ये करंट की डायरेक्शन नहीं है, ये इस वायर की डायरेक्शन है। अगर आपने वायर को ऐसे मोड़ दिया तो इसमें तो उतनी ही करंट जा रही है, 5 एम्पियर ऐसे। अब मान लो इस वायर को थोड़ा सा आपने यहाँ पे ओपन कर दिया, हल्का सा उसको छील दिया आपने, और उसके बाद आपने यहाँ पे हाथ लगाया, झटका लगेगा आपको। यहां पर सेम वही काम करो, झटका लगेगा, दोनों जगहों पे झटके की इंटेंसिटी सेम होगी। मतलब डायरेक्शन बदल जाने से क्या आपकी बॉडी के ऊपर उस करंट का रिस्पॉन्स बदल गया क्या? नहीं बदला ना। इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी नहीं है। जबकि फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स की डायरेक्शन आप अपनी बॉडी के ऊपर बदल दो तो आपकी बॉडी पर रिस्पॉन्स अलग अलग आएगा। जैसे आप अपनी बॉडी पर सामने से कोई सीने से धक्का लगा दे, कोई फोर्स लगा दे, तो आप पीछे खिसक जाओगे, लेकिन वही फोर्स अगर आपके कंधे पे लगा दे ऐसे, तो आपके बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। हो सकता है कि आप मूव ना करो, लेकिन अगर हल्का सा धक्का दे दे तो आप आगे या पीछे शिफ्ट हो जाओगे। इसका मतलब वही फोर्स अलग डायरेक्शन में लगा तो आपकी बॉडी पर अलग रिस्पॉन्स आया। डायरेक्शन चेंज होने पर वो चीजें चेंज हो जा रही हैं, इसका मतलब जो चीज आपने अप्लाई किया वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग डायरेक्शन में उसका अलग अलग रिस्पॉन्स है। वायर में जो करंट जा रही है उसमें आपके करंट की डायरेक्शन के चेंज होने पर आप क्या मतलब ये वायर की डायरेक्शन चेंज कर दो तो करंट का रिस्पॉन्स बदल नहीं रहा है। और अगर ऐसा होता तो हम लोग एक स्पेसिफिक तरीके से वायरिंग कराते, क्योंकि हम तो जैसे मन करे वैसे वायरिंग करा देते हैं, जहां से मन करे वैसे। जो राजगीर मिस्त्री होते हैं दीवार बनाते समय दीवार में पाइप डाल देते हैं, क्योंकि अगर उस पाइप में तार ही तो जाता है, करंट ही तो जाएगी उसके बाद उस वायर में। तो अगर करंट की डायरेक्शन के ऊपर चीजें डिपेंड करती तो अलग ओरिएंटेशन के साथ उस चीज को प्रॉपरली डाला जाता, उस वायर को, उस पाइप को जिसमें तार जाता। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है, जहां हमें जैसे हमारे घर में जैसे जगह मिलती है हम उसके अकॉर्डिंग उसका अरेंजमेंट कर देते हैं। हम अपने घर के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं वो, क्योंकि हमें मालूम है कि वायर की डायरेक्शन के ऊपर करंट का कोई रिस्पॉन्स चेंज नहीं होगा। मतलब करंट आपकी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है, और न ही ये एक अलग तरह के एडिशन रूल, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो करती हैं।
तो ये कोई अलग वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता, ये नॉर्मल एडिशन रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, और बताओ एरिया। एरिया स्केलर होगा कि वेक्टर? स्केलर। स्केलर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी ने आपको एक सवाल ऐसा दिया है जिसमें वो एरिया को एज अ वेक्टर मानते हुए उसका आंसर दिए। एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जिसमें उन्होंने बोला है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास फिजिक्स में बहुत से ऐसे कंसेप्ट है, जैसे मान लो ये आपका ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है। इस एरिया की अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी दो डायरेक्शंस हमको दिख रही है, ये एक परपेंडिकुलर अपवर्ड और एक परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। और ये हम लोग इस एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करके हम लोग काफी ऐसे अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लो क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। तो ये सब चीजों पे हम एक एरिया को वेक्टर एज्यूम करके अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, अपने जो कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। तो वहां पर उस चीज को बेस मानते हुए उन्होंने एरिया को एज अ वेक्टर का आंसर दिया है अपने उस बुक में। तो अगर एनसीईआरटी एरिया को वेक्टर के तौर पे ट्रीट कर रही है तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे वहां पर हम उसे क्या मानेंगे? वेक्टर के तौर पे मानेंगे। ठीक है, तो एरिया आपकी क्वांटिटी होती है स्केलर ही, लेकिन उसको हम लोग जो ये वाली बात होती है ना उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो मैं लिख दे रहा हूं, बट एरिया वेक्टर इज assumed as वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर आपका एक वेक्टर के तौर पे एज्यूम किया जाता है। वहां पर हम इसको एरिया नहीं बोलते हैं, इसको हम अपना एरिया वेक्टर ही बोलते हैं इसे। तो एरिया और एरिया वेक्टर उन्होंने लिखा तो अपने बुक में एरिया ही है, लेकिन वो एरिया को अपना वो एरिया वेक्टर ही मान के उसका आंसर दिया है। तो अब अगर एनसीईआरटी उसे अपना एरिया वेक्टर बोल रही है तो हम भी अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा तो वहां पर हम उसे क्या मानेंगे? वेक्टर के तौर पर ही मान के आंसर देंगे। जनरली एरिया जो होता है क्षेत्रफल है, जैसे मान लो हम रूम में बैठे हैं, रूम का फर्श का क्षेत्रफल होगा, तो वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, केवल इसके पास मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन हम लोग इसके डायरेक्शन को यूज करते हैं। कोई भी आपके पास फ्लैट सरफेस है, जैसे पीछे बोर्ड है, तो बोर्ड का एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, दो डायरेक्शंस उसकी होगी। एक प्लेन सरफेस के दो डायरेक्शंस होते हैं, माने जाते हैं, हमें अपने फिजिक्स में इसको ऐसे एज्यूम करते हैं। तो उस केस में हम लोग उस एक एरिया वेक्टर के तौर पर ट्रीट कर लेते हैं। क्लियर होगी बात बेटा? ये बोलिए। यस सर। ठीक है, वैसे ही आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये सब आपके क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम हुआ, और बताओ स्केलर क्वांटिटी का आपका जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको 12th में ये चीज मिलेगी, ये सब आपके क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये नॉर्मल एडिशन रूल को फॉलो करते हैं। आपका चार्ज हुआ, अगर इलेक्ट्रिक करंट आपका स्केलर है तो चार्ज भी आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब आपके क्या है? स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और भी सारे एग्जांपल्स होंगे, जैसे जैसे चैप्टर आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे हम उनको, जो भी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आएगी पहले, तो हम बताएंगे कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, उसके हिसाब से बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक, अगला आप देखते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा टॉपिक हमारा है ये वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड along with unit and its direction and also follow the vector addition rule is called a
वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन along with unit and follows the vector addition rule। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज उसके पास डायरेक्शन हो अलॉन्ग विथ यूनिट। अगर उसके पास यूनिट नहीं है, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो चाहे मैग्नीट्यूड रखे डायरेक्शन रखे कोई मतलब नहीं है। पहले तो वेक्टर होना या स्केलर होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। और अगर वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई है, वो फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसमें देखो केवल मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों है और वो एक यूनिट को भी कैरी कर रहा है, तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन साथ में वो क्या करना चाहिए, वेक्टर के एडिशन रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर ये रूल क्या है, तो वेक्टर का एडिशन रूल एक अलग तरह का, एक स्पेशल टाइप का आपका एडिशन रूल है। जैसे नॉर्मल एडिशन रूल हमारे होते हैं कि 2 + 2 = 4, तो वहां पर हो सकता है कि 2 यूनिट का एक वेक्टर हो, दूसरा अलग 2 यूनिट का वेक्टर हो, ऐड करने पर 4 भी आ सकता है, ऐड करने पर 3 भी आ सकता है, ऐड करने पर 2 भी आ सकता है, ऐड करने पर 1.5 भी आ सकता है, ऐड करने पर 1 भी आ सकता है, और हो सकता है कि उसे ऐड करने पर उसका रिजल्ट 0 भी आ जाए। इसका मतलब डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको एडिशन होगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली 2 वेक्टर्स हैं, एक 2 यूनिट का एक 4 यूनिट का, तो हम ऐड करेंगे तो वो 6 यूनिट का होगा। 6 यूनिट का भी हो सकता है, 2 यूनिट का भी हो सकता है, 4 यूनिट का भी हो सकता है, 3 यूनिट का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी कुछ एक लिमिट है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है और मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, उसकी एक लिमिट होगी। उस एक लिमिट के अंदर बद के अपनी वैल्यू को कुछ भी दे सकता है। अगर एक वेक्टर आपके 2 यूनिट का है और एक वेक्टर आपके 4 यूनिट का है, तो इसके एडिशन की जो वैल्यू है वो 2 से लेके 6 के बीच में कुछ भी हो सकती है। 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, और 2 के से लेके 6 के बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। डायरेक्शन उसका कैसा है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 2 से लेके 6 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इस पर हम बात भी करेंगे कि कब 2 होगी, कब 6 होगी, कब 2 और 6 के बीच में होगी। ठीक है बेटा? यस। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, फोर्स, और बताओ मोमेंटम, मोमेंटम हमारे दो तरह के होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम मैंने लिख दिया, इसका मतलब दोनों मोमेंटम हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारे दो तरह के होते हैं, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी भी दो तरह की होती है, एक लीनियर वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है? तो आपके पास इस तरह से फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है, और बताओ वर्क। वर्क नहीं, वर्क और पावर, एनर्जी, ये सब आपके स्केलर क्वांटिटी होंगे। आप इसमें आएंगे, ये सब जो है ये वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब स्केलर है। ठीक है? ये सब स्केलर क्वांटिटी में आती है। तो टॉर्क, और बताइए इम्पल्स,
इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम होता है, मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज उसका वेक्टर ही होगा, तो इम्पल्स हुआ। आप जितने तरह की फील्ड पढ़ोगे, शुरुआत में आप जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मैंने लिख दिया उसको जी फील्ड। 12th में आओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होगा। आप उसके बाद 12th में ही आप जब जाओगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना होगा, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बी फील्ड लिखते हैं। तो जितने भी आपके नेचर में फील्ड्स मिलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब के सब आपके क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, इनके पास अपनी डायरेक्शन होती है। अब आप बात करोगे तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से ढेर सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज नेचर में हमें मिलती हैं। ठीक है, यस। अब मैं आपको जो एग्जाम्पलर का जो सवाल जिसकी बात मैं कर रहा था कि जिसमें एनसीईआरटी ने उसे स्केलर या वेक्टर के तौर पे रखा हुआ है, तो वो सवाल जल्दी से आप लोग थोड़ा लिख लो, तो आपको इसका एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है, सुन लो। कंसीडर द क्वांटिटीज, क्वेश्चन ये है आपका, और एग्जाम्पलर का मोशन इन प्लेन में ये सवाल है, और क्वेश्चन बोला जा रहा है कंसीडर द क्वांटिटीज प्रेशर, मैं नाम लिख रहा हूं सब कुछ, जो बोला जा रहा है वो प्रेशर, प्रेशर, पावर, एनर्जी, इम्पल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, टेम्परेचर, एरिया, और इसके बाद क्या है, आउट ऑफ दीज ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर। अब बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर हैं, और उन्होंने 4 ऑप्शंस भी दिया है। पहला ऑप्शन में लिखा है इम्पल्स, कॉमा, प्रेशर और एरिया, पहला ऑप्शन में लिखा है। दूसरे ऑप्शन में लिखा है इम्पल्स एंड एरिया। तीसरे ऑप्शन में लिखा है उन्होंने एरिया एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और चौथे ऑप्शन में लिखा है इम्पल्स एंड प्रेशर, इम्पल्स एंड प्रेशर। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? बोला जा रहा है कि ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, एक प्रेशर है, पावर है, एनर्जी है, इम्पल्स है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, टेम्परेचर एंड एरिया। इनमें से कौन कौन सी स्केलर या वेक्टर हैं? 4 ऑप्शंस दिया है, ठीक है, जिसमें से वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात किया जा रहा है। सबसे पहले हम इन सब की मार्किंग करते हैं। चलो हम देखते हैं प्रेशर। हाँ, अब देखो, बताओ प्रेशर स्केलर है कि वेक्टर? सर वेक्टर में आएगा? नहीं, स्केलर होता है। प्रेशर एट अ पॉइंट स्केलर होता है ये। सर वो तो फोर्स पे डिपेंड करता है, तो फोर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन बेटा फोर्स किसी, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे ना तो वहां पे बताएंगे कि आपका प्रेशर जो है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है।
ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे जिस डायरेक्शन में देखोगे वहां पर लिक्विड के एक पॉइंट पर प्रेशर उतना ही होगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में देखो। ठीक है, तो प्रेशर आपका स्केलर हो गया, पावर स्केलर हो गया, एनर्जी क्या हो गया, स्केलर हो गया, इंपल्स वेक्टर है, पोटेंशियल किसी भी तरह का हो, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिक हो, सब स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है। अब एरिया के बारे में हम कह रहे हैं कि स्केलर है, लेकिन अब देखो थोड़ा सा अभी इस पर स्केलर और वेक्टर दोनों में मान लो कंफ्यूजन मान लो आप अभी। तो अब देखो इंपल्स, प्रेशर एंड एरिया, भाई इंपल्स तो आपका वेक्टर है, प्रेशर स्केलर है, और एरिया अभी छोड़ दो क्या है। दूसरे में इंपल्स तो वेक्टर है, एरिया के बारे में नहीं पता है। तीसरे में एरिया और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो स्केलर है, एरिया के बारे में नहीं पता है। इंपल्स और प्रेशर, प्रेशर आपका स्केलर है। अब देखो अगर इन दोनों में से कोई एक स्केलर हो गया तो वो ऑप्शन गलत, तो फोर्थ गलत हो गया, थर्ड आपका गलत हो गया, क्योंकि कंफर्म है ना कि वो सब तो स्केलर है। ठीक है, तो एरिया मान लो वेक्टर है या स्केलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जब एक स्केलर आ गया इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत। ठीक, यहां पर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन ये वेक्टर है, ये स्केलर, इसके बारे में नहीं जानते हम, तो ये गलत आपका एक तरीके से। उन्होंने आंसर जो दिया है एनसीईआरटी ने सेकंड आंसर दिया है, इसका मतलब वो एरिया को क्या मान के बात कर रहे हैं, वेक्टर। अगर सेकंड ऑप्शन सही है, अगर आप एरिया को स्केलर मानो तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता, ये फर्स्ट ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाता, लेकिन उन्होंने सेकंड ऑप्शन को करेक्ट बोला है, इसका मतलब वो एरिया को क्या मान रहे हैं, वेक्टर मान रहे हैं। इंपल्स तो हमारा क्या है, वेक्टर है ही, लेकिन एरिया को भी वो क्या मान रहे हैं, एरिया वेक्टर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, जो हम लोग 12th में गॉस लॉ में और उस तरह उन सभी चीजों में पढ़ेंगे। तो वो वाली चीज आपको यहाँ पर वो एरिया को वेक्टर के तौर पे ट्रीट करके इन्होंने इस आंसर को दिया है। ठीक है, वैसे जनरली आपका एरिया स्केलर होता है, लेकिन जब हम लोग 12th में कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जहां पे हमें एरिया को वेक्टर एज्यूम करके अपना काम करना होता है, तो अगर एनसीईआरटी ने उससे एरिया को वेक्टर मान के आंसर दिया है, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो एग्जाम्स होंगे उनमें हम अपने एरिया को वेक्टर मान के ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी की जो बात कही गई है उसको मानना पड़ेगा, भले ही हो सकता है थोड़ा बहुत वो गलत भी है, लेकिन हमें मालूम है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर एक वेक्टर है, तो यहां पर एरिया के आगे वेक्टर लिखा नहीं है, वो बस केवल एरिया लिख दिया है और उन्होंने उसका आंसर वेक्टर माना है, तो उसको ये मान के चल रहे हैं कि वो एरिया हमारा एरिया वेक्टर ही है, जो हम लोग गॉस लॉ में और आगे के लॉज में हम इस्तेमाल करेंगे वो आपका वेक्टर ही है। क्लियर हो गई बात बेटा ये? क्योंकि जितना भी आपका एग्जाम है नीट का या जेई मेंस का, ये सब कुछ आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के बाहर एक सवाल नहीं पूछते हैं वो। यस। ठीक है, तो ये चीज आप इसको एरिया को एज ए वेक्टर मान के काम करना। ठीक, अब इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन भी आपको मैंने एग्जाम्पल का करा दिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड टॉपिक में ही, अभी हम लोग है सेकंड टॉपिक में ही बात कर रहे हैं, अभी टॉपिक को चेंज नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड सिंबल्स। कैसा सिंबल हम वेक्टर के लिए यूज करेंगे और हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर को। तो सबसे पहले हम सिंबल की बात कर लें। सिंबल के तौर पे अगर हम बात करें तो कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो वेक्टर कोई ए है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसे हम इस तरह से बोलेंगे, हम उसे इस तरह से लिखेंगे, ये वेक्टर लिखा और इसके ऊपर हमने ए बना दिया, या फिर हम इस वेक्टर लिखे बी, उसके ऊपर हम बी बना दिए, ऐसे एरो बना दिए, सी लिखा वेक्टर एरो बना दिया, स्मॉल ए लिखा एरो बना दिया, स्मॉल बी लिखा एरो बना दिया। ऐसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कागज के पन्नों पे जब हम लिखेंगे तब। एनसीईआरटी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करती है
वो एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करती है बोल्ड लेटर्स में, वो एरो नहीं बनाती है। प्रिंटेड में वो क्या करती है, ए को बोल्ड कर देगी, ऐसे मोटे अक्षरों में लिख देती है वो एनसीईआरटी, और इसके ऊपर कोई एरो नहीं बनाता है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जहां पर कुछ बोल्ड लेटर्स ऐसे मोटे अक्षर लिखे होते हैं, तो वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अक्सर इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, उसके ऊपर एरो नहीं बना होता है, ये लेटर आपके मोटे लिखे आ जाते हैं, चाहे स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, मतलब नहीं है, मोटे लिखे हुए अगर आपके पेपर में क्वेश्चंस मिल रहा है, इसका मतलब वो लेटर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। और आप बताओ वेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो पहले आपको क्या करना है, जब भी किसी चीज की डायरेक्शन बतानी है, जैसे मैं मान लो मैं इस कमरे में हूं और मैं कह रहा हूं कि वहां पर कॉर्नर पर कोई चीज है, तो मैंने वो डायरेक्शन दिखाई ना, तो इसका मतलब है कि आपकी एक डायरेक्शन बताने के लिए आप अपना रेफरेंस, मान लो ये हमारा रेफरेंस है, तो यहां से हम इधर मुड़े ऐसे, तब तो गए डायरेक्शन बताने के लिए। इसका मतलब हमें जब भी कभी अपने वेक्टर की डायरेक्शन बतानी होती है, तो सबसे पहले हम अपना रेफरेंस एक चूज करते हैं, और हर एक आदमी का अपना अपना रेफरेंस अलग होगा। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं कि लखनऊ से कानपुर की डायरेक्शन जाने का रास्ता क्या है, वो अलग है। दिल्ली से कानपुर आने का रास्ता अलग है, इलाहाबाद से कानपुर आने का रास्ता अलग है, सबका अलग अलग है। मतलब कानपुर वही है, लेकिन अलग अलग जगहों से देखो तो उसकी अलग अलग क्या है, डायरेक्शंस है, अलग अलग पोजीशन है उसकी। ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह की लोकेशन वही है। आप कहते हैं ना लोकेशन शेयर करो, व्हाट्सएप पे लोग लोकेशन शेयर करते हैं मैप से, तो हमारी पर्टिकुलर पोजीशन तो वही है, लेकिन अगर हम कहीं दूसरी जगह पे हैं तो जहां की लोकेशन हमने भेजी उस लोकेशन की डायरेक्शन अलग अलग जगह से अलग अलग होगी। अगर मैंने कहा कि भाई हम लखनऊ में हैं और हमारी लोकेशन मान लो जानकीपुरम में मैं हूं, और हमने कोई ऐसे बंदे को भेजा जो हमारे रिलेटिव है, पॉलिटेक्निक पे है, कहेंगे अपना लोकेशन शेयर करिए, तो वो हमारे लोकेशन को ध्यान रखते हुए अलग अलग डायरेक्शन से होते हुए हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन वो पॉलिटेक्निक से हमारी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। अगर कोई आलमबाग में है तो आलमबाग से मेरी लोकेशन को ट्रैक करेगा तो अलग रास्ते से आएगा। इसका मतलब यह है कि जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमें पहले अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना होगा। जब हम अपना मैप ऑन करेंगे तो मैप हम जहां पर हैं वो मेरी लोकेशन को मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेगा, और आपकी लोकेशन तक जाने के लिए हमें रास्ता बताएगा, डायरेक्शन बताएगा वो। तो हमें कभी भी किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन बतानी है तो हमें क्या करना होगा, पहले एक रेफरेंस एक्सिस या रेफरेंस लाइन हमें चूज करना होगा। तो मैंने इसको बोल दिया RA, रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, अब इस रेफरेंस एक्सिस से हम देखेंगे कि हमारा जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है। मान लो रेफरेंस एक्सिस से हमारा वेक्टर ऐसे है, हमने इस तरह से बना दिया। अब इसकी डायरेक्शन किधर है तो हम उधर इस पर एक एरो लगा देंगे, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब इस डायरेक्शन को बताने के लिए हम तो यहाँ पर कागज के पन्नों पे एंगल के फॉर्म में डायरेक्शन को बताएंगे, लेकिन रियल लाइफ पे हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन इस तरह के डायरेक्शंस को यूज करके बात करते हैं। लेकिन हम कागज के पन्नों पर अपनी किताबों में और अपने कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए हम वो डायरेक्शन अपना एंगल के फॉर्म में बात करेंगे। ठीक है, अब मान लो ये अगर वेक्टर ए है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो बेटा ये जो लेंथ है ये क्या बताएगा, ये जो लंबाई है वेक्टर की, ये वेक्टर की लंबाई क्या बताएगा। ये लेंथ आपको बताता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेंथ आपको क्या बताएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ये इसकी लेंथ बताएगा। मान लो कोई वेक्टर, दो वेक्टर है, एक 2 यूनिट का और एक 3 यूनिट का, तो एक छोटे लेंथ का बनेगा एक बड़ी लेंथ का बनेगा। 2 यूनिट का मान लो 30 डिग्री के एंगल पर है, और 3 यूनिट का 60 डिग्री के एंगल पर, दो अलग अलग डायरेक्शन में बना दो उसको।
ठीक, उसके साथ साथ इसमें दो नोटेशंस, दो चीजें और भी होती हैं, वो क्या है? जिधर हमने एरो बनाया इस पॉइंट को हम बोलते हैं वेक्टर का हेड, और इसे हम बोलते हैं वेक्टर का टेल। ये सर है और ये इसकी पूंछ है वेक्टर का, तो ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम टेल टू हेड, टेल से हेड की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी वेक्टर का समझ में आ गया, ठीक है। और एक चीज और, मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर का, उसको लिखने का तरीका क्या होता है मैं वो भी बता दूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको लिखने का तरीका, या तो आप सिंपली ए लिखो, उसके ऊपर का एरो हटा दो, या फिर अगर आपने इस पर एरो लगाया है तो आप इसके अगल बगल मॉड लगा दो। मॉड बताता है कि हम इसका केवल मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं, हमें इसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है। और थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसके डायरेक्शन को। सर एरो वेक्टर को बताएगा ना? एरो ना, एरो अब वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा, किस डायरेक्शन में आपका वेक्टर है ये उसको बताएगा। अच्छा, थीटा और एरो दोनों डायरेक्शन पे होता एरो मतलब वो तो एरो एक रिप्रेजेंटेशन है कि वेक्टर इस डायरेक्शन में है। आप एरो इधर भी बना दोगे तो उस केस में इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। समझ में आई बात? ये अगर एरो आपने इधर बनाया है तो उसकी डायरेक्शन ये है, ये वाली चीज इस डायरेक्शन में है, ठीक। और कितने डिग्री के एंगल पर है वो आपका बता रहा है। तो जनरली एक तरीके से डायरेक्शन के लिए हम एंगल की बात करते हैं, और ये जो एरो ये है ये भी एक डायरेक्शन को ही बता रहा है, डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरो भी आपका, ठीक है। यस। और ये एक तरीके से जो एरो बना है ये वाली चीज हेड जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये थीटा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आई बात बेटा? ये यस। ठीक। अब इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया, वेक्टर कैसे बनाया जाएगा, वेक्टर का क्या क्या चीज है, हेड क्या है, टेल क्या है, वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के 3-4 वेक्टर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें इक्वल वेक्टर्स। सर हाँ बेटा बताओ। सर एक बार वो दिखा दीजिए। बस करो, इक्वल वेक्टर्स। हाँ हो गया बेटा ये? यस। ठीक। अब देखो, हम बात करेंगे पहले इक्वल वेक्टर की, उसके बाद बात करेंगे पैरेलल वेक्टर की, उसके बाद बात करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर की, और उसके बाद हम बात करेंगे जीरो वेक्टर की, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? टू वेक्टर्स, मैं लिख देता हूं इसको, टू वेक्टर्स ऑफ सेम magnitude and same direction representing same physical quantity, representing same physical quantity are called equal vectors। लोग केवल ये कहते हैं कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और जिनकी डायरेक्शन सेम है वो दोनों आपके इक्वल वेक्टर हैं। नहीं बेटा, अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं
जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेक्टर इक्वल कैसे हो गए भाई? इक्वल तब होगा, कोई एक चीज इक्वल तभी होगी जब उसका सब कुछ सेम होगा। मान लो एक आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है 5 यूनिट का और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और एक आपके फोर्स का वेक्टर है 5 यूनिट का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड 5 है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 5 है, डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए? एक तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल कैसे हो गए? समझ में आई बात बेटा ये? यस। तो ये ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही सेम नहीं होना चाहिए, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करने चाहिए। अगर तीनों चीज सेम होगी तभी वो वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे। अब एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो मैंने ये एक वेक्टर बनाया, मैंने यहां पर एक वेक्टर ऐसे बनाया, एक दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और यहां पर मैंने इसकी यूनिट लिख दी मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी यूनिट मैंने लिख दी मीटर पर सेकेंड। मतलब ये दोनों के दोनों वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के लेंथ को भी सेम देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी? क्या लिख सकते हैं ये? यस। अगर ये इक्वल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर होगा। और क्या चीज होगा? वेक्टर ए पैरेलल भी होगा किसके? वेक्टर बी के। अगर ये इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल भी होंगे। समझ में आ गई बात बेटा ये? Yes. लेकिन अगर मान लो कि एक वेक्टर ये है और एक दूसरा वेक्टर ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर दिख रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूटन को, न्यूटन मतलब फोर्स को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को, तो क्या बेटा हम यहां पर ये बोलेंगे क्या ये वेक्टर ए बराबर होगा क्या वेक्टर बी के? बोलो, बराबर होंगे? नो सर। नहीं, बराबर नहीं होंगे। लेकिन इसमें हमको देखने में क्या लग रहा है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और क्या देखने में लग रहा है हमें? वेक्टर ए पैरेलल भी है इसमें किसके? वेक्टर बी के। ए और बी दोनों पैरेलल हैं, ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, पैरेलल है मतलब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, उनकी डायरेक्शन सेम होगी, और वो दोनों के दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, तभी वो इक्वल होंगे। ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हैं, लेकिन ये इक्वल भी है, ये इक्वल नहीं है। ये ए बी इक्वल नहीं है, ये ए और वेक्टर बी इक्वल है, इक्वल भी है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है और पैरेलल भी है। अगर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड और पैरेलल तो मैग्नीट्यूड तो बराबर भी होगा और पैरेलल भी होंगे। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है तब भी वो मैग्नीट्यूड में बराबर और पैरेलल हो सकते हैं। अगर दो वेक्टर इक्वल लेंथ के हैं तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, पैरेलल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उनका जो यूनिट अलग अलग है तो इसका मतलब वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इक्वलिटी एक जैसी नहीं लगा सकते, दोनों इक्वल नहीं होंगे।
क्लियर हो गई बात बेटा ये यस इक्वल वेक्टर के बारे में? बोलिए। यस ठीक, आगे बढ़े। यस राज। यस सर। ठीक, इक्वल के बाद अब बात करेंगे हम पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल की क्या है बात समझो। टू वेक्टर्स ऑफ सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के, टू वेक्टर्स ऑफ सेम डायरेक्शन आर पैरेलल। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के हों वो पैरेलल होंगे। एक वेक्टर अगर मान लो ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, तो वेक्टर ए क्या है पैरेलल है वेक्टर बी के। ठीक है, लेकिन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है किसके, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अलग है, लंबाई उसकी अलग है, और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की लंबाई अलग है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अलग, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अलग है। ये पैरेलल तो है लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं हुए तो ये वेक्टर इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में बराबर हैं और यूनिट भी बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि वो इक्वल है। यूनिट पर ही बात नहीं करना, देख ध्यान करना, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, यूनिट में बराबर हैं, डायरेक्शन में बराबर होंगी, लेकिन फिर भी वो सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इसलिए मैंने यूनिट वाली बात की जगह पर मैंने यहां पर लिखा है सेम फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान रखना, फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट और डायरेक्शन सेम हो मतलब नहीं है। हो सकता है कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनका डायरेक्शन सेम है और दोनों सेम यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इक्वल वेक्टर नहीं है। अब कहोगे ये से ऐसा कैसे, फिजिक्स में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें दिखा रहा हूं। जैसे एक आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड E और एक पढ़ोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये अर्थ का सरफेस है तो E की डायरेक्शन भी वही है, G की डायरेक्शन भी वही है, ये E है, ये G है, इसकी यूनिट भी वही है, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी भी यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों की यूनिट सेम है। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं, अर्थ के सरफेस पर दोनों की वैल्यू 9.8 ही होती है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में बराबर हैं, यूनिट में बराबर हैं, लेकिन फिर भी एक है ग्रेविटेशनल फील्ड और ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो E इज नॉट इक्वल टू G। E का मैग्नीट्यूड G के मैग्नीट्यूड के बराबर है, E का डायरेक्शन G के डायरेक्शन के बराबर है, E की यूनिट G के यूनिट के बराबर है, लेकिन फिर भी E और G दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझ में आई बात? इसीलिए मैंने बहुत ही क्लियरली ये बात लिखी है कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनकी डायरेक्शन सेम है और जो दोनों के दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये E और G अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इत्तेफाक से मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है और उनकी यूनिट भी बराबर है, लेकिन फिर भी ये सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और ये इक्वल वेक्टर्स नहीं बोले जाते हैं। क्लियर हुई बात बेटा ये? सर हाँ
सर यहाँ पे ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका जी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। और पैरेलल वेक्टर की कंडीशन केवल ये है कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन के हैं तो आपके पैरेलल है। एंटी पैरेलल की कंडीशन क्या है? टू वेक्टर्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन आर एंटी पैरेलल। टू वेक्टर्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन आर एंटी पैरेलल। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाए कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। एक वेक्टर अगर ये है, एक वेक्टर अगर ये है, तो ये दोनों क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। और देखो दोनों के बीच में एंगल कितना अगर देखा जाए तो ये इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। और जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच का एंगल थीटा होता है 0 डिग्री। देखो अगर हम ए और बी को एक ही लाइन पर बनाए तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। लेकिन हाँ, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर बोले जाते हैं। पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक लाइन में है। बेटा आपका लाइन तो ये है, इस लाइन की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है। तो अगर मान लो आपके पास वेक्टर्स हैं जो दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों के दोनों आपको कोलिनियर बोले जाएंगे। मतलब पैरेलल वेक्टर भी और एंटी पैरेलल, ये दोनों दो नाम अलग अलग हैं, एक पैरेलल बोलो या एंटी पैरेलल बोलो, लेकिन अगर कोलिनियर वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है। मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। तो कोलिनियर वेक्टर में पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों आ जाता है। क्लियर? तो अगर कभी आपसे कहा जाए कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन अगर पैरेलल बोला गया है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। एंटी पैरेलल बोला गया है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक। इसके बाद लास्ट इसमें है एक नल या जीरो वेक्टर। तो हम इसको लिखेंगे जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, तो ऐसा वेक्टर, द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 0, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? मैग्नीट्यूड इसका 0 हो जाए, तो इसे हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं। और सिंबल बेटा इसका ऐसे बनाया जाता है, इसके ऊपर एरो बनाया जाता है। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन पूरे यूनिवर्स की कोई भी डायरेक्शन आप मान सकते हो। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी नल वेक्टर की? क्योंकि आप कहोगे ना कि वेक्टर तो है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड अगर 0 हो गया तो डायरेक्शन का मतलब है एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर मतलब वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना है? 0 है। और अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, कोई भी डायरेक्शन आप मान सकते हो, ये आप फ्री हो, जीरो वेक्टर के लिए कोई भी डायरेक्शन आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह के स्पेशल वेक्टर्स थे, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर। जल्दी से समराइज किया जाए। इक्वल वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर
ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनकी डायरेक्शन सेम है और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत से लोग तो केवल इसकी डेफिनेशन वही बोलते हैं कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। नहीं, कुछ लोग थोड़ा सा इसमें काम करते हैं कि चलो नहीं, वेक्टर अगर इक्वल है इसका मतलब उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो यूनिट अगर आपने बात की तो भी कभी कभी चीजें गलत हो जाएंगी। हो सकता है क्योंकि हमारे रियल लाइफ में दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उससे भी ज्यादा और भी हैं। तो दो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनका डायरेक्शन सेम है, जिनकी यूनिट सेम है, लेकिन फिर भी वो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यस। तो वो चीज ध्यान रखना। सिंबल्स भी लगभग कभी कभी सेम हो जाते हैं, जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, लेकिन फिर भी ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और इत्तेफाक से इसमें तो एक स्केलर है, दूसरी वेक्टर है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन सिंबल दोनों के सेम है। यहां पर क्या है, दोनों के सिंबल सेम है, ओमेगा से दिखाया जाता है और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ या फिर 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है ये एफ या न्यू। तो आप देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों की सब कुछ सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का यूनिट सेम है, लेकिन फिर भी ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और एक के पास डायरेक्शन है, दूसरे के पास डायरेक्शन भी नहीं है। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में आओ कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों को हम ओमेगा से ही दिखाएंगे, तो क्या दोनों इक्वल है, दोनों एक ही है? नहीं, दो अलग अलग है। और वेक्टर की बात करें तो एक तो वेक्टर है, दूसरा वेक्टर भी नहीं है। क्लियर हो गई बात बेटा? ये तो इक्वल वेक्टर्स। इसके बाद हमने पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर की बात की। टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर, टू वेक्टर्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड द एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, एंटी पैरेलल के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, और साथ में पैरेलल और एंटी पैरेलल इन दोनों को हम कोलिनियर वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, चाहे पैरेलल की बात करो या एंटी पैरेलल, दोनों आपके कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने बात किया था एक जीरो और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर वो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन आप ले सकते हो, आप फ्री हो किसी भी डायरेक्शन को एज्यूम करने के लिए। ठीक है बात बताइए? यस। अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक आपका, ये तो तीसरा टॉपिक था आपका, ये हम लोग चौथे टॉपिक पर आते हैं आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में वेक्टर क्वांटिटी में ये बात कही थी कि वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जो एक स्पेशल एडिशन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल एडिशन को फॉलो नहीं करेंगे, नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेंगे, ये एक स्पेशल एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक, तो अब एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। 4.1 4.1 आपका है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में भी हम लोग 3 तरह के मेथड की बात करेंगे, तो इसको भी हम अब 4.1.1 की बात करेंगे, और यहां पर बात करेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बाय ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। हम लोग किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन की बात करेंगे। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बाय ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो आप देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है,
इसका नाम है वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर ये है, इसका नाम है वेक्टर बी। अब कहा जा रहा है कि इस वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर बताइए। तो आर इक्वल टू हमसे कहा जा रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बताइए क्या हो। तो हम लोगों को जब भी इस तरह की चीज कही जाए तो सबसे पहले हम लोग अपना क्या लेंगे, एक रेफरेंस एक्सिस लेंगे। और जनरली जब दो वेक्टर हैं तो किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में ही अपना क्या ले लो, रेफरेंस एक्सिस। तो हमने वेक्टर ए के डायरेक्शन को ही क्या मान लिया, अपना रेफरेंस एक्सिस मान लिया। अब आप बताओ, इस रेफरेंस एक्सिस से वेक्टर ए का एंगल कितना है, 0 डिग्री, और रेफरेंस एक्सिस से वेक्टर बी का एंगल मान लो कि थीटा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ना, जब रेफरेंस से ए का एंगल 0 और रेफरेंस से बी का एंगल थीटा, तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा ही तो हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? अक्सर लोग कहते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ये है, ठीक है, दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात है, लेकिन हमको जब भी कभी बात करनी है तो हम लोग अपना एडिशन, जैसे मान लो हमको एडिशन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो को बेस मानते हैं ना, जीरो से ही तो चीजों को शुरू करके काम करते हैं। जीरो से बढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 6, कम करते जाते हैं -1 -2 -3 -4। तो हमारा बेस क्या है, जब भी हम एडिशन की बात करते हैं तो हमारा बेस क्या होता है, नॉर्मल एडिशन में भी हमारे पास एक बेस होता है, वैसे ही चाहे किसी भी तरह का एडिशन हो, चाहे वेक्टर एडिशन ही क्यों ना हो, आपको एक अपना एक रेफरेंस एक्सिस लेना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, रेफरेंस एक्सिस हम चाहे तो ए के अलावा भी ले सकते थे, लेकिन हम ए को ही अपना रेफरेंस एक्सिस मान लिए, ए की डायरेक्शन को ही हमने क्या किया, अपना रेफरेंस एक्सिस मान लिया। अब उसी रेफरेंस एक्सिस पर वेक्टर ए पाया गया, तो ए का एंगल रेफरेंस के साथ 0, बी का एंगल रेफरेंस के साथ थीटा, तो ए बी के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको ऐड करिए, तो आप ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रायंगल रूल के लिए फिर से वही काम, पहले हम क्या करेंगे, अपना यहां पे रेफरेंस एक्सिस बना लेंगे। ऐसे हमने अपना ये रेफरेंस एक्सिस बना लिया। अब इस रेफरेंस एक्सिस पर हम क्या करेंगे, वेक्टर ए जितने मैग्नीट्यूड का था उठाया और उठा के ऐसे रख दिया, वेक्टर ए। ठीक, अब जो वेक्टर बी है उसको क्या करेंगे, वेक्टर ए के आगे ले आके रख देंगे। कितने डिग्री के एंगल पे, थीटा पे था, तो हम ए के जस्ट आगे, ए के हेड पर हम वेक्टर बी के टेल को मिलाते हुए ऐसे रख देंगे। हमने ये वेक्टर बी रख दिया। ये वाला एंगल आपका थीटा है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिलाते हुए एक एरो ऐसे बना देंगे बी की तरफ, और ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर हुई बात बेटा? ये हम पहले ए वेक्टर के आगे ए वेक्टर को बनाया रेफरेंस पर, और ए के आगे हमने बी को लगा दिया, और ए के स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ए के टेल से बी के हेड को मिला दिया, और एरो हम किधर बना दिए, अपना बी की तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर का जो ये लंबाई है वो तो पीले कलर के लाइन से हमने बनाया है, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे रेफरेंस से इसका एंगल कितना है, क्योंकि हम सारे एंगल कहां से ले रहे हैं, रेफरेंस से ही। तो ये एंगल हमने बोल दिया कि ये हमारा थीटा आर है, रेफरेंस वेक्टर का एंगल। तो रेफरेंस वेक्टर का एंगल आपका क्या है, रेफरेंस लाइन से थीटा आर है। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल हो गया वो, और इस आर वेक्टर जो बनाया है उसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो आपको क्या बता देगा, इसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या बता देगा, इसका
डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात बेटा ये? यस। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम लोग एडिशन करते हैं वेक्टर का। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा मैं और आपको यहां पर थोड़ा पीछे वाली चीज पे आ जाऊं। हाँ, पैरेलल या इक्वल वेक्टर। अगर हम मान लो एक इक्वल वेक्टर है, एक वेक्टर है, अगर एक वेक्टर को हम पैरेलली कहीं स्लाइड कर दें, सरका दें, तो वेक्टर अपनी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। और वेक्टर डज नॉट डिस्ट्रॉय इट्स आइडेंटिटी व्हेन वी स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। जब हम उसके पैरेलल स्लिप कर दे, स्लाइड सरका दे, तो वो अपनी आइडेंटिटी खोता नहीं है। हाँ, अब वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है बदल गया हो, तो बॉडी पर उसका रिस्पॉन्स अलग होगा, लेकिन वो वेक्टर बदला हुआ नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो कि हमने, जैसे अब इसको दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे सामने देखो बॉटल, और इसको मैं कैमरे के सामने थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। मैं यहां पर एक, हमारे पास एक पेन है, ये हमारा मान लो कि वेक्टर है, फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं तो देखो ये ऐसे झुकने लगा, ऐसे गिरने लगा, ये ऐसे हो रहा है, ये दिख रहा है बेटा ये? यस। अब अगर हम यही फोर्स यहां पे लगा दे पैरेलली, तो क्या उतने ही फोर्स से ये ऐसे उठ पा रहा है? क्या उतने ही फोर्स से नहीं उठ पा रहा है, लेकिन यहां पर लगाया थोड़ा सा फोर्स से उठ गया, मूव कर गया ये। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल हैं। पैरेलल वेक्टर को शिफ्ट कर दो, वेक्टर की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है। लेकिन हाँ, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने पे ये हो सकता है कि वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल जाएगा। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल जाएगा तो इस वेक्टर का बॉडी के ऊपर रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है। वो वेक्टर नहीं चेंज हो रहा है, वेक्टर का रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो सकता है, लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन वेक्टर वही रहेगा। तो हम लोग मानते हैं कि अगर एक वेक्टर को हम पैरेलली कहीं पर, इक्वल वेक्टर है, वेक्टर ए को हमने शिफ्ट कर दिया, जैसे मान लो ये वेक्टर आपका ए है, हमने एक वेक्टर बनाया है वेक्टर ए, और इसको हम उठा के यहां बना दें अब वेक्टर ए, ये तो ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर बना रहेगा तभी माना जाएगा, यहां बना दो तब भी वही वेक्टर माना जाएगा। तो एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देने पर वेक्टर अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता है। हाँ, वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल जाएगा, बॉडी के ऊपर उसका रिस्पॉन्स बदल सकता है, लेकिन वेक्टर अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता है। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। इस बात को लिख लेना कि अगर हम पैरेलली एक वेक्टर को स्लाइड करा दें, स्लिप करा दें, और इफ वी स्लिप अ वेक्टर या स्लाइड अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, इट्स आइडेंटिटी डज नॉट डिस्ट्रॉय, बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन में चेंज। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो सकता है, लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन वेक्टर की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, वो वेक्टर वही रहेगा। ठीक है? यस। ठीक, अब हमारा ये एडिशन ऑफ वेक्टर, तो ये आप देखो कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर मिलके क्या बना रहे हैं? एक ट्रायंगल ही तो बनाए हैं। यस। इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, सर कोई दिक्कत इसमें? सर No. इसमें कोई हाँ, सर इसमें कोई रूल है क्या जिसमें कि हेड से टेल मिलाते हैं या फिर हेड से हेड? बेटा इसमें रूल इसका यही है कि पहले हमने वेक्टर ए स्टार्ट किया जहां से, और ये उसके आगे बी लगाया, बी जहां पे खत्म हुआ हम उसको इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिलाएंगे और एरो इधर ही बना देंगे। ये इसका रूल है वेक्टर के एडिशन का। मैंने कहा ना कि ये वेक्टर के एडिशन के कुछ स्पेशल रूल्स हैं। पहले हमने वेक्टर ए बनाया और जहां पे था वैसे लगा दिया, और उसके आगे मैंने वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल मिला के मैंने लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? ए के टेल से बी के हेड को मिला देंगे और अपना एरो किधर बनाएंगे? बी की तरफ बना देंगे। तो वो उसका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देगा वो। क्लियर हो गई बात बेटा ये? बोलिए।
किसी को कोई डाउट इसमें? नो। आगे बढ़े। यस। ठीक, चलो अब दूसरा हमारे पास पॉइंट है 4.1.2 करेंगे। 4.1.2 और ये क्या है आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम, और इसको लिखने का तरीका होता है पैरेलल लाइन, ऐसे पैरेललोजीएम, पैरेललोग्राम रूल, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल से हम वेक्टर का एडिशन कर देंगे। अब तो दोनों रूल अलग अलग है लेकिन रिप्रेजेंटेशन दोनों का एक ही है। जैसे मान लो आपके पास ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी था हमारा, और इसको हमें ऐड करके रिजल्टेंट बनाना है R इक्वल टू A प्लस बी। उसके लिए क्या रूल बनाया गया? अब पैरेललोग्राम रूल बड़ा कमाल का रूल है बेटा, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन सब में काम आता है ये। तो क्या बनाया गया रूल? आपको पहले ठीक से फिर से वही बात करनी होगी, रेफरेंस एक्सिस लेना होगा। तो आपने अपना रेफरेंस एक्सिस वेक्टर ए को ही मान लिया। इस ए से रेफरेंस एक्सिस से आपके ए का जो डायरेक्शन है वो 0 है और बी का है थीटा, मतलब वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। उसके लिए आपका एडिशन का क्या रूल बताया गया कि आप पहले अपना क्या करिए, रेफरेंस एक्सिस बना लीजिए ऐसे, रेफरेंस एक्सिस। एक्चुअल में रेफरेंस एक्सिस बनाने से कई फायदा होता है, हम वेक्टर ए का एंगल भी पता करते हैं, वेक्टर बी का भी, और जो रिजल्टेंट आएगा उन सब का एंगल हम रेफरेंस एक्सिस से ही लेते हैं। तो हमने तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही रेफरेंस एक्सिस लिया, तो हमने क्या किया, वेक्टर ए को यहीं पे बना दिया, ये वेक्टर ए है। इसके बाद हम वेक्टर बी जो है उसको भी ए के स्टार्टिंग पॉइंट से ही बनाएंगे, जैसे हम जहां से हमने ए बनाया वहीं से हम बी भी बनाएंगे। ये हमारा वेक्टर बी हो गया और इनके बीच का एंगल है थीटा। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को इस्तेमाल करते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है, आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक पैरेलल लाइन बनाई, किसके, वेक्टर ए के, और कितनी लंबी बनाई लाइन, ए की लंबाई के बराबर। अब फिर वहीं पर हमने क्या किया, बी के पैरेलल लाइन यहां बनाई, कितनी लंबी बनाई, बी के लंबाई के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ये वाली लेंथ, देखो ये वाली जो लेंथ है ए के बराबर है और डायरेक्शन भी वही है, तो ये कुछ मिला के कहीं तो वेक्टर ए ही को तो बना रहे हैं हम यहाँ पे, बोलो। अभी मैंने बताया भी है कि इक्वल वेक्टर, जो एक वेक्टर है उसको पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए कहीं पे, तो वेक्टर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए ही तो होगा। अगर ये बी है बेटा आप बताओ ये क्या होगा, ये भी बी ही तो होगा। इतना समझ में आ गया, बोलिए। यस सर। ठीक, अब इसके बाद हमको करना क्या है, वेक्टर ए और बी के बीच में, अब देखो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में एक डायगोनल आपको दिख रहा है, उस डायगोनल को मिला दीजिए आप। मतलब पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, एक होता है ए बी के बीच में जा रहा है ऐसे, और ये कहां पे, यहां पे पहुंच रहा है ऐसे। तो ये आपका क्या होगा, ये आर को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आपका एंगल है
थीटा आर। तो थोड़ा पुराना वाला कंसेप्ट को रिवाइज करो ना। देखो एक ही बात तो है, हमने ये वेक्टर ए माना और इसके आगे देखो मैंने वेक्टर बी ही तो लगाया है भाई। इस वाले को उठा के यही तो बना दिया मैंने, और उसके बाद इसके स्टार्टिंग से उसके एंड को मिला दिया, यही तो किया है। तो कुल मिला के पुरानी वाली बात को ही तो मैंने दोबारा कर दिया। लेकिन तरीका क्या है, हम वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को एक ही जगह से बनाएं और ए और बी को लेके पहले पूरा अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट करें और ए और बी के बीच में जो डायगोनल जा रहा है उसको मिला दें और उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ लगा दें। वही आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरा मेथड होता है पॉलीगन मेथड होता है। ये 4.1.3 क्या है, एडिशन ऑफ मोर देन 2 vectors by polygon मेथड। पॉलीगन मेथड बेटा कुछ नहीं है, ट्रायंगुलर मेथड का, ट्रायंगल के मेथड का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक वेक्टर ए है, एक ये वेक्टर यहां पर बी है, एक वेक्टर आपका ऐसे सी है, यहां पर मान लो आपका वेक्टर डी है। 4 वेक्टर्स को ऐड करना है। आपसे कहा जा रहा है रिजल्टेंट वेक्टर बताइए किस चीज का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे। तो उस केस में हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको अपना रेफरेंस एक्सिस लेना पड़ेगा। रेफरेंस एक्सिस वाला काम करेंगे तो हम इन चारों में से किसी एक के क्या ले लिया, रेफरेंस एक्सिस ऐसे बना लिया। ये वेक्टर सी है बेटा, ये हमें रेफरेंस एक्सिस बना लिया। अब आप बताओ रेफरेंस एक्सिस से ए का एंगल तो 0 है, बी का एंगल इतना है। अब सी का एंगल चाहिए तो सी के पास चले जाओ, रेफरेंस बना दो, ये है। डी के पास जाके रेफरेंस एक्सिस बना दो तो इसका एंगल ये है। तो सबका एंगल आपको दिया रहेगा कि ए का एंगल कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है। आपको सारे ये एंगल बताए रहेंगे। आपको करना क्या होगा एडिशन में, सबसे पहले आप अपना एक रेफरेंस एक्सिस ऐसे बना लोगे, ठीक है। और इस रेफरेंस एक्सिस पर आप अपना वेक्टर ए पहले बनाइए। ट्रायंगल रूल में क्या कर रहे थे हम लोग, एक वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर लगा रहे थे ना, तो वेक्टर ए हो गया ऐसे। इसके आगे आइए और वेक्टर बी लगा दीजिए। आपको जो वेक्टर था वो वेक्टर बी लगा दीजिए, जितने एंगल पे था रेफरेंस से उतना। अब फिर आपको क्या करना है, वेक्टर सी, तो बी पर आइए और यहां पर एक रेफरेंस एज्यूम करके सी वेक्टर लगा दीजिए ऐसे। अब फिर यहां पर अपना रेफरेंस एज्यूम करके आप क्या करिए, डी वेक्टर बना दीजिए। एक वेक्टर के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, तीसरे के आगे चौथा, ऐसे चलाते रहिए पूरी सीरीज। ये आपका वेक्टर डी हो गया। अब आपको करना क्या है, वेक्टर ए के स्टार्टिंग से एंड स्टार्टिंग से वेक्टर डी के एंड को मिला दीजिए और जो ये वेक्टर बनेगा यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर हुई बात बेटा ये? और ये इसका क्या है, रेफरेंस के साथ एंगल थीटा आर। समझ में आ गई बात बेटा ये? अब वो इत्तेफाक से जो आर वेक्टर है और डी वेक्टर आमने सामने दिख रहे हैं, हो सकता है वो कहीं इधर हो उधर हो, कुछ भी हो सकता है। आपको बस केवल प्रोसेस को ध्यान में रखना है। ये ना सोचना कि जो रिजल्टेंट है वो डी के सीधे बनेगा, ऐसा कोई सीधे में नहीं बना है। वो ऐसा है, वो आपको दिखने में लग रहा है, वो हमें भी देखने में लग रहा है कि हम सीधे सीधे हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
हो सकता है कि वो डी कहीं इधर होता ऐसे, तो हम इसको इधर बनाते ऐसे और फिर इसको इधर से ले जाते। अगर मान लो कि डी उधर होता, आपका डी अगर ऐसे होता, कहीं इधर होता, तो ऐसे बनाते और हम इसको यहां से ऐसे ले जाके मिलाते, तो ये रिजल्टेंट बनता। तो कोई जरूरी नहीं कि वो सीधे में हुई होंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। क्लियर हुई बात बेटा ये ना? यस। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये चीजें आपका वेक्टर का एडिशन हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये तो पूरा आपका तरीका रहा ग्राफिकल मेथड का। कल हम क्लास जो लेंगे उसमें आपको हम एनालिटिकल मेथड के बारे में बात करेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे और उसका डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। क्लियर हुई बात बेटा ये? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर कल बात करेंगे और वो हमारा क्या होगा, एनालिटिकल मेथड होगा। ठीक है, तो कल हम वेक्टर के एडिशन का एनालिटिकल मेथड करेंगे और एडिशन में डिफरेंट डिफरेंट केसेस की बात करेंगे कि अगर एंगल 0 डिग्री है तब क्या होगा, 30 डिग्री होगा तब क्या होगा, 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, 180 डिग्री होगा तब क्या होगा। तो 0 से लेके 180 डिग्री तक के डिफरेंट डिफरेंट केसेस पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे और कल ही कोशिश करेंगे कि हम सब्ट्रैक्शन भी कल कंप्लीट करें। ठीक, यस। ठीक। और हमने इस पर एक सीट अपलोड की है वेक्टर की, उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन है, उसको हम अभी फिर से अपलोड कर देंगे करेक्ट करके। तो उसके बाद आप वेक्टर की सीट, क्लास प्रैक्टिस सीट भी उस पर है और आप उस पर असाइनमेंट भी है। तो जैसे जैसे टॉपिक आप पढ़ते जाइए उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जाओ। ठीक है? यस। ठीक, तो क्लास अब ऑफ कर दें। यस। ठीक, चलो। कल की क्लास की टाइमिंग हम आपको बता देंगे ना।